इतनी खराब क्रेडिबिलिटी न्यूज मीडिया की पहले कभी नहीं हुई। ऐसा दौर देखा है हमने पत्रकारों का कि पत्रकार हैं, क्या इज्जत होती थी। यहां तक कि लीडर्स, पॉलिटिशियंस इज्जत करते थे इस बात को लेकर भी, उनको पता है सामने वाला जो पत्रकार मेरे पास इस वक्त आया है ये मेरे खिलाफ लिखता है, लेकिन उसको भी अपनी कुर्सी से खड़े होके क्या सम्मान वो देते थे। यही होता था सम्मान, कि वो उनकी आलोचना करता था, उसी चीज से सम्मान होता था। आज क्या हो गया, ये जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनको तो आपको पता ही है कि कंप्लेंट वम्प्लेंट क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन जो आलोचना नहीं कर रहे हैं, जो उन लोगों के बिल्कुल कदमों में गिरे हुए हैं, उन तक का सम्मान नहीं है, उनका तो बल्कि और सम्मान नहीं है। मुझे लगता है वो लोग ने तो सम्मान वैसे ही खो दिया है। उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छी उनकी डिक्शनरी में घूम रहे हैं, उनका वो पर्सनली वो लोग भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है यार ये तो यही है। उनको फर्क ये जरूर पड़ेगा, अगर हम जैसे लोगों के मुंह से एक बार कभी तारीफ निकल जाएगी, वो उनको जरूर फर्क पड़ेगा। उनकी तारीफ से उनको कभी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पता है ये तो झूठी तारीफ ही कर रहा है, दिन भर इसका काम ही यही है हमारी गुड बुक्स में बताना। किसी का पर्सनल एजेंडा ये है कि हमें भैया ट्विटर पे मोदी जी फॉलो कर ले, तो इसलिए 10 तरह के ट्वीट उनको टैग कर करके तारीफों के पुल बांधते हुए करना। मतलब इतनी ऐसी ऐसी आशाएं हैं इन लोगों की कि फिर क्या कहो, कि फिर तो भैया यही सब कर लो, फिर तो ट्विटर पे ही आप हीरो हीरोइन बन जाओ, आप सोशल मीडिया के हीरो फिर बने रहो, आप पत्रकारिता तो फिर छोड़ ही दो। इसी के लिए तो आप काम कर रहे हैं कि आपको बस कोई फॉलो कर ले। अरे भाई क्यों फॉलो कर ले, फॉलो किस लिए कर ले। इस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। आपने कभी मतलब ये तो खैर पब्लिक डोमेन में एक किस्सा है। रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के टाइम पर आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने प्राइज देने के लिए नरेंद्र मोदी को बुला लिया था। तो जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्राइज देने के लिए बुलाया था, तो कई सारे जो अवार्डीज थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। कुछ लोग आए भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको कोई भी सत्ता का, स्पेशली प्रधानमंत्री, हमको नहीं चाहिए हमें अवार्ड देने का, क्योंकि हम जो काम करते हैं एज अ जर्नलिस्ट, हम सत्ता के अगेंस्ट का काम ज्यादा करते हैं, हम उनका क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, हमको उनके हाथ से अवार्ड नहीं चाहिए। तो नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हो पाया कि उनको आप इनविटेशन उनसे वापस लेते। वो आए थे वहां पर, लेकिन उनके सामने मंच पर बैठे हुए जो राजकमल जी हैं, इंडियन एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस ग्रुप के, उन्होंने एक कहानी बताई वहां पर, जो कि सच्चा वाक्य है, कि रामनाथ गोयनका को, मैं हो सकता है मैं उस राज्य का या फिर वो रिपोर्टर कौन था उसमें थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, लेकिन मोटा मोटा जो इंसिडेंट था वो ये था कि एक पर्टिकुलर रिपोर्टर के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने रामनाथ गोयनका जी को तारीफ कर दी। रामनाथ गोयनका जी को कहा कि आपका ये रिपोर्टर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये बोल के जब वो गए, रामनाथ गोयनका जी ने ऑफिस आके उस रिपोर्टर को नौकरी से हटा दिया, सैक कर दिया। और सैक करते हुए उन्होंने ये बोला कि ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे रिपोर्टर की तारीफ उस राज्य का मुख्यमंत्री करके जाए जहां का वो रिपोर्टर ब्यूरो चीफ है। यानी आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो अब अपने काम में, तो मुख्यमंत्री का काम नहीं हो सकता उस रिपोर्टर की तारीफ करना। मुख्यमंत्री तो बल्कि अगर आलोचना करके जाता उनके रिपोर्टर, तो वो समझते कि हाँ ये अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो इसका मतलब है उनको समझ में आ गया नेक्सस है। सो दिस इज व्हाट इट रियली मीन्स, दिस इज व्हाट जर्नलिज्म इज। रामनाथ गोयनका ये कहा करते थे, मुझे नहीं पता कि हाउ मच इंडियन एक्सप्रेस इज द सेम ग्रुप, बट माय फादर हैज बीन अ पार्ट ऑफ दैट एक्सप्रेस ग्रुप प्रभाष जोशी के समय पर। ये सब 25 साल तक मेरे पिता एक्सप्रेस ग्रुप के साथ जुड़े रहे हैं, जनसत्ता में थे। तो वो हमें हमेशा बताते हैं कि उन लोगों को ये लगातार कहा जाता रहता था कि जिस भी ब्रांड का एड करो, जहां पर जिस कॉलम पे उनका एड छपे, ये इंश्योर करो कि ठीक उसके बगल में उसकी आलोचना की खबर भी छपे। तो अगर आपने यहाँ एड छापा है तो ठीक उसके बगल में उसकी आलोचना की खबर भी होनी चाहिए, ताकि उनको ये साफ हो जाए कि एड है, पर हम अपनी एडिटोरियल पॉलिसी में आपकी एड की वजह से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ जर्नलिज्म दैट हैज ऑलवेज बीन हियर। दिस इज द काइंड ऑफ न्यूज़पेपर जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, जिसने इमरजेंसी में अपना फ्रंट पेज पूरा खाली छाप दिया था, ब्लैंक छाप दिया था। ये जर्नलिज्म होता है ये। तो इस जर्नलिज्म को ही हमें जिंदा रखना है। तो हमारे पास या तो दो ऑप्शन है कि उसको मरता देखते रहे और उसी का पार्ट बन जाए, या उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करें। जिंदा करने की कोशिश में प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, जैसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं, प्रिंट जर्नलिस्ट। आप लोगों को लगता होगा कि न्यूज चैनल जो है वो ज्यादा आप लोगों को पॉपुलैरिटी दिखते होंगे, लेकिन आज भी जो प्रिंट मीडिया की ताकत है और जो प्रिंट मीडिया का सम्मान फिर भी है, वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कभी नहीं हो सकता है।
आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जो खबर करते हैं, आप एक खबर बता दें एक्सक्लूसिव जो कि कोई न्यूज चैनल करता हो, अखबारों में अगले दिन आपको खबर दिखती है एक्सक्लूसिव खबर, उसको देख के फिर वो लोग फॉलो अप करते हैं। वो तो खबरें ही होना बंद हो गई जब कभी पार्लियामेंट में हंगामा हो जाता था जिस खबर को लेकर सरकारें गिर जाती थी। वो सब खबरों का तो दौर हमने होना बंद, जो ना देखना बंद कर दिया, अब होता ही नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत एक्सक्लूसिव खबरें होती है वो अखबारों में होती है। इसलिए मैं लगातार आप लोगों को बोलती हूँ अखबार पढ़िए और ढंग के अखबार पढ़िए। कभी कभार मुझे बड़ी हैरानी होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। बहुत बार नॉर्मल सवाल पूछ लिया, ठीक है, ये बहुत बहुत लॉजिकल सवाल होता है कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता से आपने नॉर्मल सा सवाल पूछ लिया जो पूछा जाना चाहिए। वो क्लिप जब मैं न्यूज 24 में थी उतनी सी क्लिप हो जाती थी वायरल, और लोग लिखते थे कि मैम सल्यूट, आपकी बेबाक पत्रकारिता। और मुझे ना ये समझ ही नहीं आता था कि मैंने ऐसा क्या बड़ा कुछ कर दिया। मतलब मुझे लगा, मैंने कहा ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है ना, ये तो मतलब लॉजिकल सवाल है, ये तो होना ही चाहिए। बिकॉज आई डोंट वॉच एनी अदर पर्सन डिबेट। मैं किसी और की डिबेट देखती ना पहले थी ना अब देखती हूँ। अब तो वैसे ही नहीं देखती, न्यूज चैनल ही नहीं देखती, पर पहले मैं नहीं देखती थी। सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया संदीप चौधरी की डिबेट में जरूर देखती थी, उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे को लगता था, मैंने कहा मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि भाई लोग मुझे कह रहे हैं बेबाक पत्रकारिता। फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार ऐसे ही होता है। फिर मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम ये है कि हम सब जर्नलिस्ट ने ऐसा माहौल और ऐसा एक खराब समय, खराब दौर आप लोगों के सामने रख दिया है कि किसी को भी एक नॉर्मल लॉजिकल सवाल पूछना भी बेबाक पत्रकारिता लग रही है। जबकि बेबाक पत्रकारिता पहले के जमाने में क्या होती थी कि आपने कोई ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी की जिसके ऊपर पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, जिसके ऊपर सरकारें हिल गई, कई सारे मंत्रियों के इस्तीफे हो गए, ये होती थी जो बेबाक पत्रकारिता। ऐसा कुछ करने के बारे में हम सोचते थे कि यार ऐसा कुछ किया जाए। आज की डेट में ऐसी तो कोई पत्रकारिता हो ही नहीं रही है कहीं पर। तो यही जो छोटी मोटी चीजें हैं, मैं इसको छोटा मोटा ही बोलती हूँ, यही जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आप लोगों को बहुत बड़ी लग रही है। तो ये कोई हमको खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खराब दौर हमने आप लोगों के लिए पैदा कर दिया है। और ये पूरे जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी जो है वो इसके लिए दोषी है कि हम लोगों ने आपके सामने ऐसा समय ला दिया। और मैं हमेशा इसी बात को सोच के बहुत हैरान रहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा है कि मुझे सब लोग बेबाक पत्रकारिता बोलते। जैसे आप अभी ब्रेव रिपोर्टिंग बोल रहे हैं, मेरे लिए इसमें कुछ ब्रेव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेव रिपोर्टिंग है। मेरे हिसाब से यही नॉर्मल रिपोर्टिंग यही होनी चाहिए थी। और ये क्योंकि नहीं हो रही है, इस वजह से आपको मेरी रिपोर्टिंग ब्रेव लग रही है। अदरवाइज देयर इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग ब्रेव इन व्हाट आई डू। इसमें कुछ ब्रेव नहीं है, इसमें बस नॉर्मल एक जर्नलिज्म भी थोड़ा बहुत ही मुझे लग रहा है कि है। क्योंकि जो लेवल का जर्नलिज्म मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, जो मैं पुराने जमाने से कंपेयर करती हूँ, वो तो मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। और वो तो मेरी अभी भी ड्रीम है कि मैं वैसा कुछ कर पाऊं, लेकिन वो कैसे कर पाओगे इस दौर में, तो बड़ा ही मुश्किल है।